Good morning, students. Today I will start electricity in physics class 10. ठीक है? Physics class 10. टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी. अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहली बात होती क्या है. इलेक्ट्रिसिटी में जब इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है तो उसमें करंट फ्लो होता है. और करंट जो है, करंट के लिए क्या आता है कि जब किसी टाइम तक उसमें अगर करंट फ्लो होता रहे तो वो चार्ज बन जाते हैं. ठीक है. तो मेनली जो है आप ये भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट में चार्जेस फ्लो होना शुरू हो जाए तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है. ठीक है. और इन इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस दो टाइप के होते हैं. चार्जेस आर टू टाइप्स. ठीक है. चार्जेस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. एज यू नो, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज. ठीक है. अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में डिफरेंस इतना है कि पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं ये आपके एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं. एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और नेगेटिव होते हैं वो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं. डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. मेनली ये है कि देखिए नेगेटिव चार्ज इसमें होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन फ्लो होते हैं. एक चीज और, जब भी इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है, प्रोसेस में आती है, तो वो दो चार्जेस के थ्रू ही प्रोसेस में आती है. अगर दो चार्जेस हैं तो ही उनमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी. अगर सिंगल चार्ज के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल नहीं है. ठीक है. और एक चीज और, जब इन दोनों चार्जेस के बीच एक फोर्स काम करता है, इन दोनों चार्जेस के बीच एक फोर्स काम करता है, दैट्स कॉल्ड अट्रैक्शन फोर्स. ठीक है. तभी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है. जब इन दोनों के बीच, इन दोनों को एक दूसरे दो चार्जेस होते हैं एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे. ठीक है. एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने पे ये एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, तभी इलेक्ट्रिसिटी उसमें पैदा होगी. ठीक. बात ये पैदा होती है कि ये फोर्स अप्लाइड कैसे होते हैं. देखिए फोर्स दो टाइप से अप्लाइड होते हैं. एक होता है अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा होता है रिपल्सिव फोर्स. ठीक है. देखिए अट्रैक्ट और रिपल्स कब करते हैं. देखिए एक चीज बता दें, जब चार्जेस लाइक होंगे, ठीक है, व्हेन टू लाइक चार्जेस are applied. ठीक है. तो इनमें जो है रिपल्सिव फोर्स अप्लाइड होगा. ठीक है. अप्लाइड, इट बिकम रिपल्स टू ईच अदर. ठीक है. ये हो गया. फिर इस बार लाइक का मतलब, जैसे इफ पॉजिटिव है तो ये रिपल करेंगे, नेगेटिव है तो ये रिपल करेंगे. ठीक है. एक. अब फिर आप आती है अट्रैक्टिव फोर्स का अप्लाइड होती है जब टू अनलाइक चार्जेस, व्हेन टू अनलाइक चार्जेस अप्लाइड. ठीक है. आर अप्लाइड. इसका मतलब ये हुआ, तो ये क्या करेंगे, इट बिकम अट्रैक्ट.
attract to each other, ठीक है। और जब अट्रैक्ट होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू होगी। अब अनलाइक चार्जेस का मतलब हो गया, अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, ठीक है, तभी इनमें अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड होगा, ठीक है, तभी इसमें अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड, ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज, ये एलिमेंट्री चार्ज होती क्या चीज है, ठीक है। देखिए चार्ज इसमें ये होता है कि जैसे हमने कहा इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं निगेटिव चार्ज में, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ठीक है। जब एक किसी पॉइंट पे जब चार्जेस फ्लो होना शुरू होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, मतलब अगर चार्ज फ्लो हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उस चार्ज में, ठीक है। तो उसमें पहला ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल टू 1.6, निगेटिव में होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इतना चार्ज होगा, ठीक है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज अप्लाइड होंगे तो मतलब ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उनका टोटल चार्ज जो होगा वो Q के बराबर होगा, ठीक है। तो इसीलिए Q की वैल्यू जो होगी वो Ne के इक्वल हो जाती है, इसके इक्वल हो जाती है, Q की वैल्यू जो होती है Q इज इक्वल टू Ne। इसका मतलब है व्हेन चार्ज applied on any object, ठीक है, any object equal to the number of electron, equal to the number of electron, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब बात ये पैदा होती है इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट वो होता है कि जब किसी समय तक, ठीक है, किसी फिक्स टाइम तक किसी इंस्ट्रूमेंट में जब चार्जेस फ्लो होंगे, ठीक है, तो किसी ग्रुप मतलब कई चार्जेस फ्लो होंगे तो उस पॉइंट पे जो है करंट फ्लो पैदा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए I की वैल्यू क्या हो जाती है, इसमें लिख देंगे इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर की बात यहां ये होती है कि आप कंडक्टर भी कह सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। is the amount of electron, amount of electron का मतलब ये हुआ जैसे हमने बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक चार्ज कह लो, इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, कोई एक पॉइंट है, ठीक है, पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, कोई पॉइंट दिया गया है, ठीक है, और उस पॉइंट पे, ठीक, एक अमाउंट में एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, ठीक है, ऑन द पॉइंट ऑफ द कंडक्टर, इन अ फिक्स टाइम, एक फिक्स टाइम, इन ए फिक्स टाइम, ठीक है। इसीलिए कहा जाए इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या हो गया, हमने बताया कि किसी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की मतलब ये होगा क्या, हमने बताया Q की वैल्यू यानी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट होगा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आसो I इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन T। Q का मतलब ये हो गया अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखा हुआ Q इक्वल टू N, और T का मतलब इन ए फिक्स्ड टाइम। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी जो है कंडक्टर पे
उस पॉइंट पे किसी फिक्स टाइम पे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो किए जाते हैं तो उसमें करंट पैदा हो जाता है। इसीलिए आई की वैल्यू Q अपॉन T की हो जाती है और Q की वैल्यू यहाँ हो जाएगी, सो Q इज इक्वल टू I इंटू T के इक्वल भी हो जाएगी। ये चीज हो गई, ठीक है। करंट की यूनिट होती है यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट इज इक्वल टू एम्पियर कहा जाता है। करंट को जो मेजर किया जाता है वो एम्पियर से किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिसिटी किसमें फ्लो होती है किसमें नहीं फ्लो होती है, ठीक है। देखिए बात यहां ये पैदा होती है कि जो कंडक्टर्स होंगे, ठीक है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, जो इंसुलेटर होंगे उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, ठीक है। जैसे तो उनको जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है इजीली उनको कंडक्टर्स कहा जाता है, ठीक, और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है उनको इंसुलेटर्स कहा जाता है, ठीक है। तो जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। एक होता है आपका कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर, और दूसरा होता है इंसुलेटर। कंडक्टर में ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो होती है, ठीक है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं जब किसी मेटल के अंदर, ठीक, मेटल के अंदर चार्जेस आसानी से फ्लो होना शुरू हो जाए, ठीक है, वो आपके कंडक्टर्स कहलाते हैं। और मोस्टली ये भी कह सकते हैं मोस्टली मेटल्स जो होते हैं वो आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि उसमें चार्जेस आसानी से फ्लो हो जाते हैं। जबकि इंसुलेटर में जैसे रबर हुआ, वुड हुआ, प्लास्टिक हुई, ठीक है, इन सब में वैक्स हुआ, तो ठीक है, इन ग्लास को, इन सब में इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो ही नहीं हो पाती है, तो जिसके कारण इनको इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह दिया जाता है, ठीक है। तो ये मटेरियल दो टाइप के होते हैं, एक कंडक्टर होता है, एक जो है आपका इंसुलेटर होता है। और कंडक्टर इंसुलेटर में डिफरेंस ये है कि सीधी बात है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी कह सकते हैं। इनको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इनको बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, ऑफ इलेक्ट्रिक, ये हो, ठीक है, दो चीजें हो। फिर इसके बाद आती है एक नया टॉपिक आपको मिलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखिए, पोटेंशियल का मतलब होता है द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्क, ठीक है। जितनी एनर्जी, कहा यह जाता है कि जितनी एनर्जी आपके अंदर होगी उतना ही आप काम कर पाएंगे। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि वर्क करने की स्ट्रेंथ जो होती है, वर्क करने की क्षमता जो होती है, वो आपकी पोटेंशियल कहलाती है। किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा उस ऑब्जेक्ट या उस कंडक्टर में दी गई स्ट्रेंथ कार्य करने की क्षमता, द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्क नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाती है, ठीक है। इसको V से डोनेट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डोनेट करते हैं, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन, द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इसलिए कहा कि किसी भी एक पॉइंट पे, दो अलग अलग पॉइंट, कोई भी आप वायर ले लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए, उसमें दो अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे, दोनों पे अलग अलग पोटेंशियल होगा, ठीक है। अगर इज डिफाइंड एज द वर्क, इज डिफाइंड एज द वर्क डन। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी पॉइंट पे, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट, उस एनी पॉइंट पे, उस पॉइंट पे कार्य करने की जो क्षमता होती है, ठीक है,
in bringing the unit in bringing unit positive charge हम जानते हैं कि जो है करंट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, उसमें निगेटिव होता है और जो पॉजिटिव अपने पास लेके आए, यही उसका काम होता है कि अपने पास पॉजिटिव लाएगा तब उसमें करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो ब्रिंगिंग द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइटी, किसी जगह से, किसी दूसरी जगह से, किसी दूसरे पॉइंट से, ठीक है, किसी दूसरे पॉइंट से, फ्रॉम इनफाइनाइटी टू द पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक, ठीक है, वहां से पॉजिटिव चार्ज लाना है निगेटिव चार्ज के पास, तभी करंट फ्लो होना शुरू होगा। जैसा कि हमने बताया कि निगेटिव पॉजिटिव चार्ज जब एक साथ होंगे तभी उनमें अट्रैक्शन फोर्स लागू होगा, और अट्रैक्शन फोर्स लागू होने का मतलब ये होगा तभी उसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है द यूनिट ऑफ पोटेंशियल, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू वोल्ट, ठीक है। हमने बताया ना कि जब किसी तो V इज इक्वल टू हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिख लें, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन V इज इक्वल टू W/Q। बताया ना कि जब किसी एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास लाने में जो काम होता है वही उसकी पोटेंशियल कहलाती है, ठीक है। अब बात आती है कि इसके बाद कि जो है रेजिस्टेंस क्या चीज होता है, ठीक है। एक नई चीज सुनने को मिली आपको, रेजिस्टेंस का मतलब होता है, रेजिस्टेंस की हिंदी होती है मतलब कंट्रोलर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मतलब अपने अंदर कितना इलेक्ट्रिसिटी वो होल्ड करके रख सकती है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें होल्ड करने की, इलेक्ट्रिसिटी होल्ड करने की क्षमता होती है, ठीक, उसको इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस देख लीजिए, रेजिस्टेंस मतलब होता है एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। उस कंडक्टर की क्वालिटी होती है कि अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी होल्ड करने की स्ट्रेंथ, ठीक है, ड्यू टू विच इट अपोजेस, ड्यू टू विच इट अपोजेस का मतलब ये होगा अगेंस्ट, ठीक है। अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट का मतलब ये हुआ कि जितनी इंस्ट्रूमेंट को जरूरत है, जितनी कंडक्टर को जरूरत है, उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी उसको दे और बाकी वहां से उसको वापस कर दे, रिटर्न कर दे, ठीक है। अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, इसी के द्वारा ये होता है, थ्रू इट इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसा मतलब किसी कंडक्टर के थ्रू जब कुछ कंडक्टर पर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जा रही हो तो वो जितना उसको ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग में उतना करंट उसको दे, और बाकी अगर ज़्यादा करंट आ रहा है आपके सामने तो उसको वापस उसी लाइन में वापस कर दे, ठीक है। तो इसी कारण जो है पोटेंशियल ऑफ द, जितना उसको ज़रूरत पड़ेगी, जितना उसको क्षमता होगी उतने तो होल्ड कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, द पोटेंशियल of the conductor is directly proportional
to flow the current in conductor, flow the current in conductor। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ पोटेंशियल V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अब जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा। आर का मतलब ये हुआ, पता है कि ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट होल्ड करने की, जितना इसको जरूरत है, जितनी उसकी क्षमता है एब्सॉर्ब करने की, उतना ही करंट बोलेगा, तो इसीलिए वहां पे आर जो है करंट, तो आर की वैल्यू हो जाएगी आर इज इक्वल टू V अपॉन आई। ये हो गया। ठीक है, और आर की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस लिखे जा रहे हैं, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ओम, ओम कही जाती है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस की यूनिट है वो ओम कही जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट चीज देख लीजिए, इसी रेजिस्टेंस से रिलेटेड है एक ओम्स लॉ। ठीक है, क्या है? ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ ये कहता है, वही ओम्स लॉ, ये चीज जो है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ भी यही कहता है V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्क ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्ब द करंट, जितना उसको जरूरत होगी, वही इसको ओम्स लॉ भी यही कहते हैं। अब देखिए, इसीलिए इन्हीं रेजिस्टेंस को जोड़ते हुए इसके कॉम्बिनेशंस बनाए गए। ठीक है, कि सर्किट में कॉम्बिनेशंस कैसे किए जाते हैं, तो सर्किट में कॉम्बिनेशन करने, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन कैसे किए जाते हैं, तो अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो ये दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। कितने होते हैं? दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, देयर आर two types of combination। नंबर वन है सीरीज और नंबर टू है पैरेलल। ठीक है, तो पहले हम आपको सीरीज लेके चल रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए, सीरीज में देख लीजिए कि तीन रेजिस्टेंस ले लेते हैं हम और तीनों को कंबाइन कर देते हैं। एक रेजिस्टेंस के हेड को दूसरे रेजिस्टेंस के टेल से कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, देख लीजिए, एक रेजिस्टेंस के हेड को दूसरे रेजिस्टेंस के टेल से कंबाइन कर देते हैं। ठीक, देखिए तीन रेजिस्टेंस हमने ले लिए। ठीक है, और ये आपकी बैटरी है, प्लस माइनस, ये आपका R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये आपका R3। ठीक है, हर रेजिस्टेंस पे अलग अलग पोटेंशियल काम करेंगे। इस पे V1 काम करेगा, इस पे V2 और इस पे V3। ठीक है, लेकिन करंट जो फ्लो होगा, I करंट जो है इसमें पूरी सर्किट में करंट कांस्टेंट होगी। ठीक है, पूरी सर्किट में जो होगी वो करंट कांस्टेंट। ठीक है, तो बाय ओम्स लॉ ले लें, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब अगर हम पहले रेजिस्टेंस के थ्रू लेते हैं, बाय फर्स्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट पूरे में कांस्टेंट है, तो फ्रॉम बाय फर्स्ट रेजिस्टेंस ले लें, बाय फर्स्ट रेजिस्टेंस। ठीक है,
तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार सेकंड और थर्ड के लिए में बाई सेकंड V2 इज इक्वल टू IR2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो गया। और तीसरा ले लें V3 इज इक्वल टू IR3 हो जाएगा। अब देखिए ये अलग अलग मतलब रेजिस्टेंस के अलग अलग पोटेंशियल निकले। अब पूरी सर्किट पे क्या पोटेंशियल, पूरी सर्किट का क्या पोटेंशियल होगा, तो भाई इन पोटेंशियल को प्लस कर देंगे तो नेट पोटेंशियल फॉर द होल सर्किट। ठीक है, क्या लिखेंगे, नेट पोटेंशियल ऑफ होल सर्किट, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल का होल सर्किट करेंगे तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हो गया। अब देखिए V1 की वैल्यू पता है IR1, V2 की IR2 और V3 की IR, ठीक है। और V इज इक्वल टू IR रख देंगे, तो V इज इक्वल टू IR, तो ये रख दें। YR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR, ठीक। अब देखिए यहां पे इसमें I कॉमन जा रहा है, तो IR इज इक्वल टू I कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसिल हो गया। तो ये आपका सीरीज का मिल गया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R, ये आपका सीरीज, ठीक है। नाउ सी सीरीज के बाद क्या आता है कि पैरेलल में कॉम्बिनेशन कैसे होता है। ये रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन है कि ये पैरेलल में कॉम्बिनेशन कैसे होता है, देख लीजिए। सीरीज हो गया, अब पैरेलल देख लीजिए, इन पैरेलल, तो पैरेलल में देख लीजिए जैसे आपके सीरीज में ये हुआ था कि एक रेजिस्टेंस के हेड के दूसरे रेजिस्टेंस के टेल से, दूसरे रेजिस्टेंस के टेल्स को दूसरे रेजिस्टेंस के हेड से, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऊपर नीचे एक के नीचे दूसरा रेजिस्टर, दूसरे के नीचे तीसरा रेजिस्टर, ऐसा जोड़ना है। ये देखिए कैसे फिगर में दिखाया गया है, ये हुआ, ये देखिए एक के नीचे दूसरा, ठीक है, ये ठीक है। ठीक, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया और ये आपका R3। इसमें क्या होगा, इसमें आपका पूरी सर्किट में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा P, ठीक है। ये करंट होना शुरू हो गया और तीनों रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट फ्लो होंगे। इसमें आपका पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो R1 में I1 करंट फ्लो हो रहा है, R2 में I2 और R3 में I3, ठीक है। तो इसमें बाई ओम्स ला ले लें, बाई ओम्स ला, तो V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसमें भी ले लें जैसे पर सीरीज में लिया था, फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, ठीक है। सेकेंड ये पहला आपका हो गया, फॉर सेकेंड I2 इज इक्वल टू V अपॉन I2, फॉर थर्ड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, ठीक है। अब अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग करंट फ्लो है,
तो पूरी सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा ये देख लीजिए। तो करंट फ्लो इन होल सर्किट, ये सर्किट डायग्राम होता है। इसका फिगर जो बनाएंगे, हाँ आपको न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो न्यूमेरिकल तमाम टाइप के सर्किट डायग्राम आपको मिलेंगे। तो ये सर्किट डायग्राम कहलाते हैं। तो नेट करंट होता है तो I = I1 + I2 + I3, ठीक है। I1 की वैल्यू यहाँ मौजूद है आपके पास V/R1 + V/R2 + V/R, ठीक है, ये हो गया। सो I = V/R। अब ये I की वैल्यू V/R यहाँ पे पुट कर देंगे। तो V/R = V/R1 + V/R2 + V/R, ठीक है। अब देखिए V/R है, लिखा रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ V कॉमन जा रहा है तो बचेगा क्या 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, V भी कैंसिल हो गया। तो आ गया आपका पैरेलल का 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R, ठीक है, ये आपका, ठीक है, क्लियर, थैंक यू।